हेलो एवरीवन, एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है और इसके काफ़ी अच्छे नंबर, मतलब 5 या 6 नंबर में ये चीज़ पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो इस वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिएगा ताकि गॉस थ्योरम को आप अच्छे से समझ सकें और आपके एग्जाम में 5 नंबर तो कम से कम पक्के हो ही सकें। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं गॉस थ्योरम बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन या मतलब जो इसका एक वो है, मतलब एक तरह से डिफाइन अगर हम इसे करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड vector E produced by any sources over any closed surface S enclosing a volume V in vacuum, that is total electric flux over the closed surface S in vacuum is I upon epsilon 0 times the total charge Q contained inside S। That is, मतलब अगर आपको गॉस थ्योरम को डिफाइन करने कहा जाए, गॉस थ्योरम अगर आता है तो सबसे पहले तो आपको इतना यहाँ पे ये बताना पड़ेगा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर E प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्सेस ओवर एनी क्लोज सरफेस S इंक्लूडिंग अ वॉल्यूम V इन वैक्यूम दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस S इन वैक्यूम I अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज Q कंटेन इनसाइड S। दैट इज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले तो ये फाई E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो होगा दैट इज यहाँ पे लिखा है ना द सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल, ये देखिए सरफेस इंटीग्रल एस, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल बता रहा है दैट इज ई डॉट डी एस होता है। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया गॉस थ्योरम का एक तरह से स्टेटमेंट। अब इसी के हम फर्दर आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज को ध्यान दें, तो यहाँ पे जो चार्ज इनसाइड एस में बी पॉइंट और इवन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो एस होगा वो क्या होगा, या तो पॉइंट चार्ज होगा या तो वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज इन आउटसाइड एस, मतलब आउटसाइड एस के बाहर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। और फर्दर द लोकेशन ऑफ क्यू इनसाइड एस डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो अब सबसे पहली बात हम चलते हैं इसकी प्रूविंग की तरफ। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम प्रूफ कैसे करेंगे गॉस थ्योरम को। ये जो हमने लिखा है एग्जाम में आपको हूबहू यही तरह लिखेंगे तभी नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गॉस थ्योरम की प्रूविंग। तो गॉस थ्योरम की अगर प्रूविंग अगर कहा जाए तो जैसे ये गॉस थ्योरम कोई स्फेरिकल सरफेस के लिए हम बना रहे हैं, तो फॉर स्फेरिकल सरफेस के लिए जैसे ये आपका ये O है प्लस Q, और ये यहाँ तक अब मैंने डायग्राम बना रहा हूं तो ये बाहर निकल रहा है दैट इज R डैश, ये E वेक्टर, यहाँ पर R वेक्टर, और ये आपका कोई भी एक ले लेते हैं पॉइंट चार्ज या फिर दैट इज N वेक्टर या कैप N, E हो गया। ये आपका कोई सरफेस ds है, यहाँ पे ये मैंने बना दिया, और ये है आपका कोई P पॉइंट। तो अब यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर सारी चीजें मैंने यहाँ पर बना दी हैं। अब चलते हैं थोड़ा
इसके डेफिनेट मतलब इसको भी हम जो ये बनाए हैं इसको पहले जस्टिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखें सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q is situated at the center O of a sphere of radius R। तो सबसे पहले हमने क्या सपोज किया कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज Q है जो कि सिचुएटेड एट द सेंटर O ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। तो इतना जैसे ही हम कहेंगे तो गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, मतलब किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट एनी पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो यहां पे हम लिखेंगे तो वेक्टर E, क्योंकि हमें इंटेंसिटी निकालनी है, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैप R अपॉन R स्क्वायर। यही तो कूलम्स लॉ का एक तरह से डेफिनेशन था। तो इसको चाहे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे R क्या था ये लिख लीजिए, R यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P, जो कि O से P तक डायरेक्टेड है। यहाँ पे ये देखिए O से P तक है, यूनिट वेक्टर R डायरेक्टेड किया गया है। अब इसके बाद क्या करिए, कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। सबसे पहले कोई यहाँ पे देखिए फिगर में हमने बनाया था, कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds of the sphere around P। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया था ds, एक स्मॉल एरिया जो कि P के अराउंड है। अब इसके बाद आप क्या कहेंगे कि लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ds। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ds। जैसे ही वेक्टर ds से डिनोट किया तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज n कैप ऑफ ds, जहां पे n क्या है, यूनिट वेक्टर है, अलोंग कहा किसके अलोंग है, अलोंग आउट ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट। तो यहाँ देखिए ये n ड्रॉ था, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल वेक्टर है जो कि किसके अलोंग है, टू द एरिया एलिमेंट के अलोंग है। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया एलिमेंट डी फाई ई क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है, दैट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। या फ्लक्स को हम इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ये चीज जो फर्स्ट इक्वेशन थी हम ई की जगह पर यहाँ पे रख सकते हैं, इस ई की जगह पर। तो चलिए रख देते हैं। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर, ds की जगह पे ये रखना है जो कि यहाँ पे हमने नोट डाउन किया था, दैट इज n यूनिट वेक्टर n डॉट ds। अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए, क्योंकि d फाई जो होता है
वो क्या होता है E डॉट डी एस। तो हम इसकी जगह पर यहाँ पे वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एस लिख सकते हैं। जैसे ही हमने ये लिखा, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज डी एस अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर R डॉट यूनिट वेक्टर N। इतना लिखा। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्योंकि R डॉट N 1 होता है, R डॉट N यहाँ पे मतलब यूनिट वेक्टर R डॉट यूनिट वेक्टर N इज इक्वल टू 1 हो सकता है। कैसे, यहाँ पे लिख दीजिए एज नॉर्मल टू अ स्फीयर at every point is along the radius vector at that point। तो ये लिखने के बाद आप ये कह सकते हैं therefore यूनिट वेक्टर ऑफ R डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ N इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो इसकी जगह पर अब ये हट जाएगा, तो आपका E डॉट डी एस क्या आ जाएगा, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज डी एस अपॉन आर स्क्वायर। इतना आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ओवर द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे जैसे इंटीग्रेट करेंगे दैट इज फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस ई डॉट डी एस। जैसे ही वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, दैट इज ये देखिए ई डॉट डी एस की जो वैल्यू है वो तो ये है पूरी, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब आपके पास किसको इंटीग्रेट करना है, केवल 1ds को। जैसे ही 1ds को हम इंटीग्रेट करेंगे दैट इज क्या आ जाएगा, s, क्योंकि 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो सिमिलरली 1ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो चलते हैं अगले स्टेप पर। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहाँ पे S आ जाएगा। तो क्योंकि ये सरफेस एरिया था, मतलब ये स्फेयर का एरिया था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई ये कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, आप यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस दैट इज वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो था आपका गॉस थ्योरम, हेंस प्रूफ। तो ये देखिए कितने आसान तरीकों से गॉस थ्योरम को आपने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो और भी आगे हम लोग फर्दर प्रूविंग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।